हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी रोज, जिसका कि एक नाम गैंग्रीन भी है। तो दोस्तों, गैंग्रीन सबसे पहले समझते हैं कि गैंग्रीन है क्या। गैंग्रीन वो है जिस कटने पर आपको क्या है, जो रोग हो जाता है, कटने पर सड़ांध पैदा हो जाती है, एक प्रकार का संक्रमण जो हो जाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। यदि सही समय पे उपचार नहीं किया जाए तो पूरा का पूरा अंग है वो काटना पड़ता है। तो इसी रोज, एक तो गैंग्रीन दे दिया गया है एक नाम है इसका दोस्तों रोज। तो रोज है वो दोस्तों क्या है, एक प्रतिदिन की दोस्तों दिनचर्या को क्या है, हमारे रोज के कोई काम है वो रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। तो एक दैनंदिन की एक ऊब को भी दिखाता है कि किसी काम को लगातार हम एक ही जैसे एक ही ढर्रे पे, कि क्या है, एक ही प्रकार की जो जिंदगी है वो रोज चल रही है। तो इसमें दोस्तों किस प्रकार एक हंसी खुशी रहने वाली एक लड़की है, वो शादी के बाद में किस प्रकार उसका जीवन है ऊब से निराशा से भर जाता है, वो हम दोस्तों पढ़ेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगी हुई है। इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नेट के सिलेबस में भी दोस्तों ये कहानी आपकी लगी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा सा अज्ञे का जीवन परिचय है वो देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ दोस्तों 7 मार्च 1911 में, 1987 में मृत्यु हो गई। जन्म स्थान उनका हो गया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा करतारपुर इनका पंजाब मूल निवास था, लेकिन विभाजन के बाद में दोस्तों क्या है, ये इधर रहने लग गए थे। माता पिता व्यंती देवी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर में। मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय इनकी शिक्षा है दोस्तों। भाषा ज्ञान संस्कृत, हिंदी, फारसी के तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व कोई काम का नहीं है। अभिरुचि, अभिरुचि भी नहीं दोस्तों, सम्मान और पुरस्कार है। तो ये है, देखिए, साहित्य अकादमी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है। पत्रकारिता, कृतियां देखिए, इनकी कृतियां हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की काम की हैं। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। तो ये आपका अच्छा बन सकता है कि इंद्र सभा नाटक है वो किसने लिखा है। घर में एक हस्तलिखित पत्र का आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन। विपथ का, ये इनके कहानी संग्रह हैं। जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, कहानी संकलन शेखर, एक जीवनी, प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नदी के दीप 1952, अपने अपने अजनबी 1961। सभी उपन्यास। उत्तर प्रियदर्शी दोस्तों इनका नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रियदर्शी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है किसका नाटक है, तो ये आज्ञे का नाटक है। ये इनके काव्य संग्रह है, देखिए, भगंदू चित्ता चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा, अहेरी आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि कविता संकलन, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। ये इनके दोस्तों यात्रा वृत्तांत हैं। ये हर बार आता है यात्रा वृत्तांत में कि अरे यायावर रहेगा याद है, एक बूंद सहसा उछली। यात्रा साहित्य है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर, ये इनके दोस्तों क्या है, निबंध संग्रह हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर। तार सप्तक 1943, तार सप्तक 1951, तार सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1978। तो इनका इन्होंने क्या है दोस्तों, संपादन किया है, जिसमें कि प्रयोगवाद और नई कविता के साथ साथ कवियों का इन्होंने संकलन किया है। पुष्करणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, सभी इनके दोस्तों संपादित ग्रंथ हैं। शरद चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र और अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो श्रीकांत उपन्यास है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि एक बंगाली लेखक हैं। जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र है, और अपने अपने अजनबी सहित इन्होंने अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने बंगाली से किया है।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी उनका अवदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की, जिसमें है वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। साहित्य में है लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेरण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को विस्तार दिया है। उनमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञे का जीवन और साहित्य जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त है, विशेष व्यक्तित्व के संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र व विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। वे आजीवन सैलानी रहे। रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिसकी अज्ञे की तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। देखिए क्या है, कितना दोस्तों बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न ये व्यक्तित्व था कि एकदम विपरीत माने जाने वाले आदमी क्या है, यात्रा वृत्तांत है, घूम करके लिख भी रहा है और फिर उपन्यास जैसे जो कि एक ठहराव की मनस्थिति में लेखन होता है, ऐसे साहित्य का भी, कविता के साहित्य का भी क्या है, रचना कर रहा है, सृजन कर रहा है। और छोटे मोटे मात्रा में नहीं, हर विधा पे दोस्तों बहुत बहुत प्रभुत मात्रा में इन्होंने लेखन किया है। प्रतिभा, रुचि, शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता, एकान्विति संगठित हुई है। वे विलक्षण लेखक बन गए। तो अज्ञे का दोस्तों एक पर एक अलग ही दोस्तों इसका रोला था अपने टाइम पे। कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञे की भूमिका निर्णायक रही है। कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठाकर एक कसे हुए अंतर्गुम्फित कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वालों में अज्ञे अग्रणी रहे हैं। हिंदी कथा साहित्य में है मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे को दिया जाता है। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक विचारक सजगता और कलात्मकता भी अज्ञे ने हिंदी कथा में जोड़ी है। अज्ञे ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञे के नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। अज्ञे के द्वारा, अब देखिए गैंग्रीन है 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ पे प्रस्तुत है। तो 1934 में इन्होंने लिखी है। तो बहुत दोस्तों ये क्या है, समय से आगे, उस समय जैसे कथानक से युक्त हैं कहानियां लिखी जा रही थी, जिनमें क्या थी, वृत्तात्मकता की प्रधानता थी। तो एकदम से ये कहानी है दोस्तों अपने समय की कहानियों से बिल्कुल अलग हट जाती है और यही इस कहानी की प्रसिद्धि होने का प्रमुख कारण है। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि 1934 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा रोज कहानी का एक अन्य नाम क्या है, गैंग्रीन है। गैंग्रीन कहानी का अन्य नाम क्या है, रोज है। यह प्रेमचंद के बाद की ही श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में प्रकटित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो ये भी आपका क्या है, एक वाक्यांश के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में ये बन सकता है कि भाई यहाँ पे एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन इस कहानी में मिलता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों को अपने में व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही है। प्रसंगवश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक उसकी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। तो मध्यवर्गीय भारत की स्त्रियों की गृहिणी जीवन का क्या स्थिति रहती है, क्या उनकी मनस्थिति होती है, तो उस पर यहाँ लेखक दृष्टि डालता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक के रूप में पैदा होते हैं। अब देखिए विजय मोहन सिंह ने दोस्तों क्या कहा है कि रोज अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत वैयक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे आपका कथन के रूप में बन सकता है कि भाई इसमें एकांत व्यक्तिगत अनुभूतियों को अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ के रूप में देखा गया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक एकरसता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है वह शिव की कहानियों में विरल है। तो ये विजय मोहन सिंह का वक्तव्य है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों रोज कहानी।
दोपहर में तो ये क्या है कि जो मालती है, जो इस कहानी की नायिका है, तो वो लेखक के साथ में कभी पड़ी होती है, ठीक है? उसके दूर के रिश्ते से उसकी क्या लगती है, बहन लगती है। तो वो क्या है, एक बार उससे मिलने के लिए चला जाता है, उसे पता चलती है शादी हो गई है, तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है और उसके घर पे जाता है। तो वहीं से दोस्तों कहानी की शुरुआत है वो होती है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, मतलब पूरी जो कहानी है दोस्तों नीरस, ऊब वाले, एकदम ऐसे मनस्थिति वाले वातावरण में अ, घूमती है। तो शुरुआत से ही ये कहानी शुरुआत हो जाती है, घर में घुसने से पूर्व ही लेखक को ऐसा मालूम हो जाता है कि यहाँ कुछ क्या है, नीरस है, ऊब भरा है। जी, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंप्य घना सा सन्नाटा फैल रहा था। अकथ्य यानी जो कहा नहीं जा सके, जिसको क्या है, छुआ नहीं जा सके, फिर भी बोझिल और प्रकंप्य घना सा सन्नाटा फैल रहा था। तो यही जो कथन है दोस्तों आगे के, इस कहानी को क्या है, आपका बहुत ज्यादा सुंदर और विशिष्ट बनाते हैं। ये वातावरण की सृष्टि कर रहे हैं, ये वातावरण है कहानी का। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी फिर पूर्ववत हो गई। यानी थोड़ा सा उसे उल्लास हुआ देख करके लेखक को, लेकिन फिर वो क्या है, वैसी की वैसी हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं दफ्तर में, यानी लेखक उसके पति के बारे में पूछ रहा है कि क्या वो यहाँ नहीं है। तो वो कहते हैं अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भाई मालती के जो पति हैं वो कितने बजे आया करते हैं, 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, तुम इतनी देर तक क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक ये प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे में चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई, मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया। घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूं करके उठी और भीतर चली गई। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई मालती ने लेखक को पंखा है वो क्यों दे दिया? क्योंकि दूसरे कमरे में उसके क्या है, शिशु के रोने की आवाज आई थी। मैं उसके जाते हुए दुर्बल शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया है जो इस घर में छाई हुई है। तो ये जो छाया है दोस्तों, यही क्या है, विशिष्ट है कि ये ऊब की, निराशा की, अप्रसन्नता की, खीज की, एक रसता की, नीरसता की ये जो छाया है जो सारे घर में छाई हुई है, इसमें किसी भी उल्लास का, खुशी का वातावरण नहीं है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की दोस्तों क्या है, बहन है, ठीक है। मालती क्या है, दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। तो यानी उसे दोस्त मानता है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत इकट्ठे ही हुई है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। यानी कि क्या कह रहे हैं दोस्तों, कि वैसे तो मालती है मेरी दूर के रिश्ते की बहन लगती है, लेकिन मेरा जो संबंध है उससे दोस्ती का ही रहा है। हम साथ में खूब खेले हैं। हमने कभी भाई बहन के बंधनों में अपने रिश्ते को नहीं बांधा है। यानी कि हमारी क्या है, दोस्ती की स्वेच्छा और जो स्वच्छंदता है वो हमारे रिश्ते में रही है। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। तो कितने बाद? 4 वर्ष बाद उसे देखने आया है। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टिटी कहते हैं। तो बच्चे का नाम दोस्तों क्या है, टिटी है।
यानी कि देखिए अभी तक बच्चा हो गया है, फिर भी उसका क्या है, नामकरण तक नहीं हो पाया है। तो ये क्या है, इसी प्रकार के वातावरण का यहाँ पे सृजन कर रहे हैं। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, मैंने उसे बुलाया, टटी टटी आजा। पर वह अब बड़ी-बड़ी आँखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआँसा सा होकर बोला, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र से देखा, फिर आँगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा, थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? तो दोस्तों विवाह को कितने वर्ष बाद हो गए हैं? मालती से तो वो 4 साल बाद मिल रहा है, लेकिन विवाह को उसके 2 वर्ष हो गए हैं। या अब मुझसे है दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ, यह हूँ प्रश्न सूचक था, इसलिए, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर सन्मुख होते ही उसने ही आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे है बहुत देर से है प्रयोगों में है लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ ही नहीं सकता है। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो और वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने एक किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाई गई, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ, मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई। हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी ही नौकरी के बारे में, उनके ही जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है दोस्तों क्या? महेश्वर। तो ये यहाँ पे हमारा याद करने लायक है कि मालती के पति का नाम महेश्वर है, बच्चे का नाम टटी है। वो है एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे दोस्तों क्या है, डिस्पेंसरी चले जाते हैं, 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं डिस्पेंसरी के साथ। छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरती जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले, कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने ही आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, हूँ, मेरे लिए तो यह कोई नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। तो देखिए ये जो रोज है वो कहानी में बार बार आता है, बार बार आता है, इसलिए इसका जो नाम बदल करके क्या कर दिया दोस्तों, रोज कर दिया गया है। मालती और जो इस कहानी के जो मुख्य बिंदु है, यानी ये काम रोज हो गया है, रोज ही होता है, तो उससे क्या है, जीवन में एक प्रकार की ऊब, उदासीनता, निराशा पैदा हो जाती है। तो ये बहुत सार्थक है वो शीर्षक
बैठता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले। रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हम भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि आज उन्हें जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 जनक चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में है वह चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई, मेरे पास बैठने ही लगी। मैंने कहा, खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिटी से खेलता हूँ। वह खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। मजदूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के दूर, शायद अस्पताल में ही दोस्तों क्या है, 3 बज गए हैं। एकाएक मैं चौंका, मैंने सुना मालती वहां आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी देर में ही मालती ही फिर आ गई। मैंने ही पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया, वहां बचा कुछ होगा नहीं। यूं तो रहो तो न जमाओ भी बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। तो कितने दिन हो गए हैं दोस्तों? 15 दिन को हो गए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, कोई नौकर कोई नहीं है क्या? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? अभी आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। तो पानी 7 बजे आएगा। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खा कोई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा, मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली, पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं। बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 1-2 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, यह मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और फिर वार्तालाप समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो? लारी में या पैदल? इतनी दूर बड़ी हिम्मत की? आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली, तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल थका, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी चली गई, चिट्ठी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया, छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में उठती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उसे उसे मौन में सुनने लगा। थोड़ी देर में मालती उठी चली गई, चिट्ठी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया, छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के आंगन से आते हुए बर्तनों घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। मेरी तंद्रा टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4
बच गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है, वैसे और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है, ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तभी 6 कवि के बज चुके थे जब किसी गाने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा महेश्वर लौट आए हैं और उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुँह धोने को पानी मांगने को ही था, मुझे याद आया पानी तो होगा ही नहीं। मैंने हाथों से मुँह पोंछते-पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित गिलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। तो एक का तो ऑपरेशन है वो वही सर ने कर दिया है और एक को क्या है, एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया था? एक कांटा चुभा था उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। तो कांटा चुभने से क्या हो गया दोस्तों? गैंग्रीन हो गया। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए? बोले हाँ मिल जाते हैं, यही गैंग्रीन। हर दूसरे चौथे दिन एक केस आता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन में ही सुन रही थी, वह अब आ गई। वहाँ केस बनाते में देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर बोले, ना काटें तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई देखिए रोज है वो फिर आ गया। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर की नींद नहीं आया करती। तो ये जो कथन है आपसे पूछा जा सकता है किसका कथन है? तो ये दोस्तों हमारा कथन है किसका? मालती का कथन है। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट में हमने जाना बर्तन धोए जा रहे हैं। टिटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे का पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब को नीचे जाएंगे तो 4 पाइयां ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टिटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ। दूसरी ओर पलंग उठाकर निकलवा दिए। हम तीनों हो, महेश्वर, टिटी और मैं, 2 पलंगों पर बैठ गए। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छिपाने के लिए टिटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। तो महेश्वर है वो कौन सी चीज लाता है खाने के लिए? आम लाता है। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उसी क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ते जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर से पढ़ चुकी तो एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना। यानी दोस्तों क्या है, मालती एक शरारती उद्दंड लड़की थी अपने बचपन में। स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ के खाना। मुझे याद आता है जब कभी मैं भाग जाता तो मालती नहीं आ पाती, तब मैं भी खिंद मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, यानी दोस्तों पढ़ने में क्या है, मालती की बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अब वो क्या है, एक अखबार के टुकड़े को भी पढ़ रही है। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी। कहा कि मैं इसके 20 पेज रोज पढ़ा करूं, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं, मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर उसने क्या पढ़ी, वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज रोज पढ़कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने कहा कि किताब समाप्त कर ली, उसने कहा, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली। तो मालती क्या है दोस्तों, क्या है, उद्धत लड़की भी थी। किताब मैंने फाड़ करके फेंक दी है, मैं नहीं
पड़ूंगी। तो ये कौन कहता है? मालती कहती है। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। तो उद्धत और चंचल लड़की, ये दोस्तों क्या है? मालती की विशेषता थी। आज वह क्या है? सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? वह सभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा, पर नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसने थपकने और दूसरे से कोई एक छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और फिर हम दोनों चुपचाप रात्रि की भोजन की, एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे। टिटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछाकर उस पर लेटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल करके आए हैं। कितने मील दोस्तों? 18 मील। किंतु उसके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बज रहे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश क्या है? अनभ्रता यानी बिना बादलों के था। मैंने उसे देखा। उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली ही स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। यानी क्या है दोस्तों? कि उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी क्या है? चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता स्निग्धता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के जो वृक्ष हैं, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं है, शांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति की थकान, दाह और पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे। मालती उस समय भोजन में निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था। एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। यानी कि दोस्तों वातावरण में क्या है? बहुत कुछ होता है, लेकिन मालती का जीवन है वो क्या हो गया था? एक रस हो गया था, एक ही ढर्रे पे चल रहा था। अब उसे क्या है? अपने उस ढर्रे से बाहर की चीजों को देखने का अवकाश नहीं था, या फिर वो देखना ही नहीं चाहती थी। चांदनी में शिशु कैसा लगता है? इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिटी की ओर देखा, और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित ममता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणाभरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शशि को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में है, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन में इससे पहले ही यौवन की घुन लग गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, और उसका इतना अभिन्न अंग हो गई कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परती में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे।
टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी-कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा-सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा कि शायद वो कहेगी कि रोज ही 11 बजते हैं। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फपोले की भांति उठी और धीरे-धीरे बैठने लगी। घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुँह को जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। तो ये हमारी दोस्तों रोज कहानी है। तो कहानी में दोस्तों एक जैसा प्रेमचंद की कहानियों में कथानक होता है इतिवृत्तात्मकता पूर्ण रसपूर्ण, वो कथानक नहीं है। केवल यहाँ पे क्या है, लेखक का उद्देश्य रहा है कि भाई रोज की निराशा में मध्यवर्गीय परिवार है वो एक निश्चित आज भी जिंदगी आप देखिए, रोज जिंदगी है वो क्या हो जाती है, एक रस हो जाती है। उसमें कोई भी उल्लास नहीं रहता है, कोई भी उत्सव नहीं रहता है। सारे लोग हैं, चाहे वो नौकरी पेशे वाले हों। आप सुबह जग करके एक काम करना, रोज वही जिंदगी हो गई है। आपको ध्यान भी नहीं रहता है कि पिछले 2-4 महीनों में क्या आपने ऐसी कोई विशिष्ट चीज़ करी थी, देखी थी। तो कोई उल्लास का दोस्तों वातावरण नहीं रहेगा। सभी क्या है, एक जैसी ज़िंदगी, मशीनवत ज़िंदगी है वो जी रहे हैं। तो इसी को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिखाना ही लेखक की इस कहानी का क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। तो आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, वो हम जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। हम दोस्तों पढ़ेंगे रांगे राघव की जो गदल कहानी है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।